जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्पताल की पुरानी इमारत के कॉरिडोर में सफ़ेद मुद्हम लाइट्स जल रही थीं और हर तरफ जरासीम कश अद्वियात की एक अजीब सी बू फैली हुई थी जो वहाँ के उदास माहौल को मज़ीद बोझल बना रही थी। शीरो ने जब अस्पताल के पिछले दरवाजे से अंदर कदम रखा तो इसके दिल की धड़कन अजीब तरीके से तेज हो रही थी। वो सरफराज की बताई हुई बातों और बाचा खान के नेटवर्क के खौफनाक अज़ाइम को अपने जहन में तूल रहा था। वो आहिस्ता कदम उठाता हुआ रोही जी के निजी कैबिन की तरफ बढ़ा, जहां लकड़ी के नीम व दरवाजे से जर्द रोशनी बाहर राहदारी के फर्श पर एक लंबी लकीर बना रही थी। शीरो ने दरवाजे को हल्का सा धकेला तो रोही जी मेज पर कुछ दस्तावेजात खोली, गहरी सोच में डूबी हुई थी। उनके चेहरे पर थकन और फिक्र की गहरी परछाइयां थीं, जो पिछले कई दिनों की बेखाबी का नतीजा थीं। शीरो को अचानक अपने सामने देखकर रोही जी के हाथ से कलम छूट गया और उनकी आंखों में एकदम शदीद खौफ और घबराहट तैरने लगी। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुईं और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि सुबह का वो खौफ अब उनके आसाब पर पूरी तरह सवार था। रोही जी ने कानपती हुई आवाज़ में पूछा कि शीरो, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? क्या राजा के बंदों ने फिर कोई हंगामा किया है? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे बताओगे। उनकी आवाज़ में मौजूद ममता और बेपनाह फिक्र ने शीरो के दिल के किसी नरम गोशे को बुरी तरह छू लिया। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और रूही जी के कांपते हुए हाथों को अपने गर्म और मजबूत हाथों में ले लिया ताकि उन्हें हौसला दे सके। शीरो ने रूही जी की आंखों में झांकते हुए इंतहाई नरम और धीमी आवाज में कहा कि रूही जी, आप बिल्कुल मत डरें। कुछ भी बुरा नहीं हुआ और ना ही मैंने अपना वादा तोड़ा है। मैं तो बस आपको ये बताने आया हूँ कि अब हमें छुपने की और खौफजदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रोही जी ने अखड़ी सांसों के साथ उसकी तरफ देखा और बोले कि शीरो, तुम इस माफिया को नहीं जानते। बाचा खान एक दरिंदा है और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरी जीने की अकलूती वजह हो। रोही जी के ये अल्फाज शीरो के सीने में उतरते चले गए और इसी एक पल में अस्पताल के इस खामोश केबिन के अंदर शीरो के दिल में रोही जी के लिए एक ऐसी मोहब्बत, अकीदत और गहरे जज्बे ने जन्म लिया जिसका उसने पहले कभी तजुर्बा नहीं किया था। ये वो मोहब्बत नहीं थी जो वो महरीन से करता था, बल्कि ये एक ऐसी पाकीज़ा, लाजवाल और जानदार मोहब्बत थी जो किसी को नई जिंदगी देने वाले मसीहा से होती है। एक ऐसा जज्बा जो इंसान को किसी के लिए भी दुनिया से लड़ जाने की ताकत देता है। शीरो ने वो जज्बा अपने दिल के सबसे गहरे खाने में छुपा लिया और ज़ुबान से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि अभी उन जज्बों के इजहार का नहीं, बल्कि अपनी ताकत साबित करने का वक्त है। उसने रोही जी को तसल्ली देते हुए कहा कि मैं अब वो कमज़ोर शीरो नहीं हूँ जिसे अपनों ने गोली मारकर मरने के लिए छोड़ दिया था। आपने मुझे नया जन्म दिया है
اور اب میں آپ کے اس مقدس مشن کو ادھورا نہیں چھوڑنے دوں گا۔ بس آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان اندھیروں کا مقابلہ ان کے اپنے ہی طریقے سے کروں۔ روہی جی نے اس کی آنکھوں میں چٹان جیسا پختہ عزم دیکھا تو ان کے لرزتے ہوئے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا اور شیرو نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے اجازت لی اور ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل آیا، جہاں رات کا گہرا اندھیرا اب اس کا منتظر تھا۔ شام کے مہیب سائے ریلوے یارڈ کے زنگ آلود اور لاوارث ڈھانچوں پر اب پوری طرح پھیل چکے تھے، اور دور افق پر دن کی آخری لالی بھی کسی گہرے زخم کی طرح آہستہ آہستہ سیاہی میں بدل رہی تھی۔ ویران پٹریوں کے درمیان اگی ہوئی لمبی جنگلی گھاس سرسرا رہی تھی، جس کی آواز حبس زدہ فضا میں کسی سانپ کے رینگنے کا گمان پیدا کرتی تھی۔ شیرو یارڈ کے وسط میں کھڑے ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے مال گاڑی کے ڈبے کی چھت کا سہارا لیے اندھیرے میں بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کا مضبوط جسم ماحول کی سیاہی کا حصہ بن چکا تھا، اور اس کی گہری عقاب جیسی آنکھیں یارڈ کے مرکزی راستے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ سرفراز نے اپنا کام کر دیا ہوگا، اور باچا خان کے وہ خون خوار شوٹر اب کسی بھی لمحے اس کی موت کا پروانہ لے کر یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ مگر شیرو کے چہرے پر خوف کا کوئی ایک تاثر بھی نہیں تھا، بس ایک سرد اور مہیب سکون تھا جو کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے سمندر پر طاری ہوتا ہے۔ اس کے لوہے جیسے پٹھے تنے ہوئے تھے اور جسم کا ایک ایک خلیہ چوکنا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماضی کے صدموں اور اپنوں کی بے رخی کے بعد اب اس حقیقت کو اچھی طرح جان چکا تھا کہ اس دنیا میں بقا صرف اسی کی ہوتی ہے جو اپنے زورے بازو پر لڑنا جانتا ہو۔ سڑک پر چلتی گاڑیوں کا شور اب یہاں بہت مدھم سنائی دے رہا تھا، اور یارڈ کے اندر کا سکون اتنا گہرا تھا کہ خود شیرو کے سینے میں چلتی ہوئی متوازن سانسوں کی آواز بھی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اچانک یارڈ کے دائیں کونے سے سوکھی لکڑیوں اور کنکریوں پر کسی بھاری بوٹ کے دباؤ کی دھیمی سی کڑواہٹ گونجی، جس نے فوراً ہی شیرو کی توجہ اس طرف مبذول کروا دی۔ اس نے نظریں گھمائیں تو دیکھا کہ دو لمبے اور کثرتی جسم کے سائے پٹریوں کے درمیان بہت احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان دونوں نے سیاہ رنگ کی چمڑے کی جیکٹس پہن رکھی تھیں، اور ان کے دائیں ہاتھ ان کی جیکٹ کے اندرونی حصوں میں چھپے ہوئے تھے، جہاں یقیناً سائلنسر لگی پستولیں موجود تھیں، جو خاموشی سے کسی کا بھی کام تمام کرنے کے لیے کافی تھیں۔ باچا خان کے یہ وہ خاص کارندے تھے جنہوں نے شہر میں کئی لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا تھا، اور آج وہ سرفراز کی مخبری پر شیرو کو ایک آسان شکار سمجھ کر یہاں آئے تھے۔ مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ شکاری خود آج کسی کے جال میں پھنسنے جا رہا ہے۔ شیرو نے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی حرکت نہیں کی اور انہیں مزید اندر آنے دیا تاکہ وہ یارڈ کے اس حصے میں پہنچ جائیں جہاں سے ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ ان دونوں شوٹرز میں سے ایک نے، جو بائیں طرف تھا، دھیمی آواز میں اپنے ساتھی سے کہا کہ سرفراز نے کہا تھا وہ لڑکا اسی جگہ اکیلا بیٹھتا ہے۔
मगर यहाँ दूर दूर तक कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। कहीं इस कमीने ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया। दूसरे शूटर ने अपनी पस्तूल बाहर निकालते हुए सर्द लहजे में जवाब दिया कि सरफराज की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो बादशाह खान से गद्दारी करे। वो अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने झूठ बोला तो उसकी बहनें कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगी। वो लड़का यहीं कहीं होगा। तुम उधर देखो, मैं इस तरफ जाता हूँ। उन दोनों के दरमियान होने वाली इस गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ शेरों के कानों तक पहुंच रहा था, और जैसे ही उन्होंने सरफराज की बहनों का जिक्र किया, शेरों के अंदर का लावा एक बार फिर उबलने लगा। उसका गुस्सा अब इस माफिया के खिलाफ एक ऐसी जंग में बदल रहा था जिसका अंजाम उन कारिंदों की तबाही के बगैर मुमकिन नहीं था। जैसे ही वो दोनों शूटर एक दूसरे से अलग हुए और दाएं तरफ वाला कारिंदा मालगाड़ी के उसी डब्बे के करीब पहुंचा जिसकी आउट में शीरो खड़ा था, शीरो ने एक चीते जैसी फिरती के साथ छत से नीचे छलांग लगा दी और उसका भारी बोट सीधा उस कारिंदे के दाएं कंधे पर लगा। एक हड्डी के टूटने की भयानक आवाज़ इस सुनसान यार्ड में गूंजी और वो शूटर दर्द की एक दबी हुई चीख के साथ सीधा पटरियों पर जा गिरा। उसके हाथ से पस्तूल छूटकर दूर जा गिरी। दूसरे शूटर ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, वो बिजली की तेज़ी से मुड़ा और बगैर कुछ देखे शीरों की सिमत में अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दें। सैल नंसर लगी पस्तूल से निकलने वाली गोलियों की धीमी थपथपाहट ने फिजा को हिलाकर रख दिया, मगर शीरो पहले ही पटरियों के दरमियान मौजूद लोहे के एक बड़े इंजन के पीछे पनाह ले चुका था। गोलियां इंजन के मजबूत लोहे से टकराकर चिंगारियां उड़ाती हुई दूर निकल गईं, और शीरो ने एक सेकंड ज़ाया किए बगैर ज़मीन से लोहे का एक पुराना और भारी नेट उठाया और उसे पूरी ताकत से बाएं तरफ खड़े एक खाली कंटेनर पर दे मारा। कंटेनर पर लोहे के टकराने से एक जोरदार और गूंजदार आवाज़ पैदा हुई जिसने दूसरे शूटर की तवज्जो एक लम्हे के लिए इस तरफ भटका दी, और उसने अपनी गन का रुख इस खाली कंटेनर की तरफ कर दिया। यही वो सेकंड था जिसका शेरों को इंतज़ार था। वो इंजन के पीछे से एक तूफान की तरह बरामद हुआ, और उससे पहले कि वो शूटर मुड़कर उस पर निशाना बांध पाता, शीरो का लोहे जैसा मजबूत हाथ उसकी कलाई पर पड़ चुका था। शीरो ने उसकी कलाई को इतने जोर से मरोड़ा कि शूटर की उंगलियों की गिरफ्त गन पर से फौरन ही ढीली हो गई और पस्तूल नीचे कीचड़ में जा गिरी। शूटर ने अपने बाएं हाथ से शीरो के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारने की कोशिश की, लेकिन शीरो ने अपने बाएं बाजू से उसके वार को हुआ मैं ही ब्लॉक कर दिया। अगले ही पल शीरो का दायां घटना पूरी ताकत से उस शूटर के पीठ में लगा, जिससे उसके मुंह से थूक और खून का एक फवारा निकला और वो दोहरा होकर ज़मीन पर बैठ गया। मगर शीरो का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने उसके बालों से पकड़कर उसका सर पीछे खींचा और उसकी खौफनाक आंखों में झांकते हुए कहा कि बादशाह खान ने तुम्हें मेरी मालूमात लेने भेजा था ना? अब जाकर अपने आका को बताना कि जिस शेरों को वो महरा समझ रहा था, वो उसकी पूरी बसात उलटने आ रहा है। इसी दौरान वो पहला शूटर, जिसका कंधा टूट चुका था,
रेंगता हुआ अपनी गुन तक पहुंचने में कामयाब हो गया था और उसने कांपते हुए बाएं हाथ से गुन उठाकर शीरो की पीठ पर निशाना बांध लिया। उसकी आंखों में वहशत और बदले की आग थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो शीरो को ख़त्म ना कर सके तो बाचा खान उनका जीना हराम कर देगा। शीरो को अपनी छुट्टी हिस्स से उस खतरे का एहसास हुआ। उसने अपने सामने मौजूद दूसरे शूटर को एक ही झटके में अपने आगे ढाल बना लिया और उसी सेकंड पहले शूटर की गन से निकलने वाली गोली सीधा उसके अपने ही साथी की पीठ में जा धंसी। पीठ में गोली लगते ही वो कारंदा शीरो के हाथों में ही दम तोड़ने लगा और शीरो ने उसकी लाश को एक तरफ फेंका और जमीन पर लेटे हुए पहले शूटर की तरफ एक खूनी बफरे हुए शेर की तरह कदम बढ़ाए। वो शूटर अब मौत को अपने सामने खड़ा देख रहा था। उसका जख्मी जिस्म और बाएं हाथ की कांपती हुई गिरफ्त अब मजीद गोली चलाने के काबिल नहीं थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पटरियों के लूहे ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने नीचे झुककर उसके हाथ से पिस्तौल छीनी और उसे दूर फेंकते हुए उसका गला अपने एक हाथ से दबा दिया, जिससे उसकी सांसें फौरन ही रुकने लगीं और चेहरा नीला पड़ने लगा। शीरो ने उसका गला मामूली सा ढीला किया ताकि वो बोल सके और इंतहाई सर्द और जानदार आवाज़ में पूछा कि बाचा खान का अगला प्लान क्या है। वो अस्पताल में रोही जी के खिलाफ क्या करने वाला है और उसका नेटवर्क इस शहर में कहाँ कहाँ फैला हुआ है। मुझे एक एक सच्चाई अभी के अभी जाननी है, वरना तुम्हारी ये दूसरी लाश भी इसी रेलवे यार्ड में सड़ जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो शूटर जो अब तक खुद को इस शहर का बेताज बादशाह समझता था, शीरो के इस महीब और जानलेवा दबाव के सामने बिल्कुल टूट चुका था। उसने हिचकी लेते हुए और कांपती आवाज़ में बताया कि बाचा खान को अस्पताल की रोही पर पहले ही शक था कि वो उनकी स्मगल की हुई लड़कियों को पनाह देती है। इसीलिए उसने राजा को कहा था कि वो कॉलेज के ज़रिए शीरो का पता लगाए, क्योंकि राजा को लगता था कि शीरो रोही का ही कोई बंदा है। उसने बताया कि बाचा खान ने अगले 2 दिन के अंदर अस्पताल पर एक बड़ा छापा मारने और रोही को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना रखा है, और इस काम के लिए उसने अपने कुछ और इंटरनेशनल नेटवर्क के बंदों को भी शहर बुला लिया है। ये सुनते ही शीरो के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। उसका पूरा वजूद रोही जी की हिफाजत के लिए तड़प उठा, क्योंकि वो जानता था कि रोही जी उसके लिए क्या हैसियत रखती हैं और वो उन पर एक आंच भी नहीं आने दे सकता था। शीरो ने इस शूटर को एक जोरदार ठड्डा मारा, जिससे वो बेहोश होकर वहीं पटरियों के दरमियान गिर गया। उसने तड़पती हुई फिजा में एक लंबी सांस ली और अपने बैग को उठाकर दोबारा कंधे पर लटकाया। रेलवे यार्ड का ये पहला हमला अब ख़त्म हो चुका था और शीरो ने बाचा खान के 2 सबसे ख़तरनाक बंदों को चंद ही मिनटों में धूल चटा दी थी। मगर वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है और असल जंग अब अस्पताल और रोही जी के गिर्द घूमने वाली है, जहां बाचा खान अपना अगला और सबसे बड़ा वार करने जा रहा था। उसने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए यार्ड के पिछले रास्ते से बाहर निकलने का फ़ैसला किया, ताकि वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचकर रोही जी को इस आने वाले तूफ़ान से आगाह कर सके और उनकी हिफाजत का कोई पुख्ता इंतज़ाम कर सके। शहर की सड़कें अब मुकम्मल तौर पर रात के अंधेरे और मस्नूई रोशनियों के तवाज़ुन में डूबी हुई थीं। मगर शेरों के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी
कि उसे अब बादशाह खान के इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी रफ्तार को दुगना करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। वो तेज कदमों से अस्पताल की सिमत बढ़ता जा रहा था और उसकी आंखों में अब बादशाह खान के पूरे माफिया को नीस्तो नाबूद करने का वो नाकाबिल शिकस्त अज़म साफ झलक रहा था, जो अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। यार्ड की वीरानी से निकलकर जब शेरो दोबारा शहर की मरकजी सड़क पर आया तो फिजा का दर्जा हरारत, मगर इसके माथे पर चमकता हुआ पसीना इस शदीद जिस्मानी और ज़हनी मारके की गवाही दे रहा था जिससे वो अभी गुजरा था। उसने अपने दोनों हाथों की मिट्टियाँ खोलें और बंद कीं। इसके पूरों में अब भी इस शूटर की कलाई मरोड़ने की तपिश मौजूद थी, लेकिन उसका दिमाग अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, जैसे किसी बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद समंदर का पानी दोबारा पुरसकून हो जाता है। सड़क पर लैंप पोस्ट्स की जर्द और मुदहम रोशनी सड़क के किनारों पर खड़े दरख्तों के पत्तों से छिनकर फर्श पर अजीब व गरीब साए बना रही थी और शीरो इन सायों को रवानता हुआ तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। उसका जहन अब बादशाह खान के अगले महरे के बारे में सोच रहा था। वो शूटर जो बेहोश होकर पटरियों पर पड़ा था, वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रहेगा, और जैसे ही बादशाह खान को अपने दो बेहतरीन बंदों की इस अबरतनाक शिकस्त की खबर मिलेगी, उसका गुस्सा और पागलपन किसी बड़े ज़लज़ले की तरह इस पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेगा। शीरो ने अपने बीक की पट्टी को मज़ीद मजबूती से कंधे पर जमाया और एक ऐसी शॉर्टकट गली का इंतखाब किया जो सीधी अस्पताल के पिछले दरवाजे की तरफ जाती थी, क्योंकि वो जानता था कि अब उसके पास ज़ाया करने के लिए एक सेकंड भी नहीं बचा था। जब वो अस्पताल के पिछले अहाते में दाखिल हुआ तो वहाँ गहरा अंधेरा था और इमारत के सिर्फ चंद ही कमरों की खिड़कियों से मुदहम रोशनी बाहर आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और इस खौफनाक सच्चाई को अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश की, जो अब रोही जी की जिंदगी के गिर्द घेरा तंग कर रही थी। वो कॉरिडोर से होता हुआ दोबारा रोही जी के कैबिन की तरफ बढ़ा, जहां अब रोशनी पहले से कुछ ज्यादा मुदहम हो चुकी थी। उसने देखा कि रोही जी अभी तक वहीं बैठी थीं। उनका सर मेज पर झुका हुआ था और उनका पूरा वजूद थकन की इंतहा को छू रहा था। लेकिन जैसे ही शीरो के भारी बोटों की आवाज़ उनके कानों से टकराई, वो बिजली की तेज़ी से सीधी हो गईं और उनकी आंखों में दोबारा वही फिक्र और चौंकनापन जाग उठा। उन्होंने शीरो के चेहरे पर लगी मिट्टी और उसकी कमीज पर लगे खून के हल्के से धब्बे को देखा तो उनके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। वो अपनी जगह से उठे और उनके कांपते हुए हाथ शीरो के चेहरे तक पहुँचे, लेकिन शीरो ने आहिस्ता से अपना सर पीछे कर लिया और इंतहाई नरमी से बोला कि रोही जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरा खून नहीं है, बल्कि ये बादशाह खान के उन दरिंदों का अंजाम है जो मुझे यहाँ ढूंढने निकले थे। रोही जी ने सदमे से अपनी मिट्टियाँ भींच लें और उनका पूरा जिस्म कांपने लगा, क्योंकि वो जानती थीं कि अब वो खूनी खेल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है, जिससे वो शीरो को हमेशा दूर रखना चाहती थीं। मगर शीरो की चमकती हुई आंखें उन्हें बता रही थीं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है।
शीरों ने रोही जी को कुर्सी पर बिठाया और खुद उनके सामने घुटनों के बिल बैठ गया। उसने उनकी आंखों में झांकते हुए वो सारा माजरा बयान किया जो रेलवे यार्ड में पेश आया था, और किस तरह बाचा खान के शूटर ने अस्पताल पर हमले का वो पूरा प्लान अगल दिया जो वो अगले 2 दिन में करने वाले थे। रोही जी ने जब ये सुना कि बाचा खान को उन पर शक हो चुका है और वो अस्पताल में मौजूद गद्दार के ज़रिए उन तक पहुंचने वाला है, तो उनके चेहरे पर खौफ की जगह एक अजीब सा अज़्म उभरने लगा। वो औरत जो अब तक सिर्फ मज़लूमों के ज़ख्म सीती थी, अब अपने मुहाफ़िज़ को अपने सामने देखकर एक नई ताकत महसूस कर रही थी। शेरों ने उनका हाथ थामते हुए कहा कि अब हमें सबसे पहले इस अस्पताल के अंदर मौजूद इस गद्दार को ढूंढना होगा जो बाचा खान को यहाँ की पल पल की खबरें पहुँचाता है, और उसके बाद हमें बाचा खान के इस इंटरनेशनल नेटवर्क का इस्तेक़बाल करना होगा जो इस शहर में हमारे ख़ात्मे के लिए कदम रख रहा है। रोही जी ने शेरों के मजबूत हाथ की गिरफ्त को महसूस किया और उनके दिल के किसी कोने में छुपी वो पाकीज़ा मोहब्बत मज़ीद गहरी हो गई जो वो इस लड़के से करती थीं। उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा कि शीरो, अगर यही इस जंग का अंजाम है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे। और इसी तरह अस्पताल के इस छोटे से केबिन में 2 ऐसी रूहें एक दूसरे के सामने बैठी थीं जो पूरे शहर के माफिया को मिटाने का पुख्ता अहद कर चुकी थीं।